और आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस BA सेकेंड ईयर के लिए हैं। और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, हम ये पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर तो 9, लेकिन उसमें आज जो पार्ट देख रहे हैं वो 4 पार्ट है। और लेसन है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। आपको पता होगा जो सेकंड पेपर है वो वेस्टर्न थिंकर के बारे में है, यानी जो विचारक हैं उनके अलग अलग विचार हैं, उनके बारे में ये जो पूरा पेपर है वो डिस्कस है। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ध्यान रखना है कि ये लेसन है 9th है, तो इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बने हैं, तो उसको आप ज़रूर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का अपना टॉपिक क्या है, आज हमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिनिधित्वात्मक शासन और इसकी क्या समस्या हो सकती है, और इसमें सुझाव है जो GS मिल ने दिए हैं। समझ में आ रहा है? GS मिल ने सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था किसको माना? प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था। हाँ, प्रतिनिधियों के द्वारा सुनी गई जो व्यवस्था होती है, वो शासन जो होता है वही प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसको बढ़िया बताया है, लेकिन ये भी बताया कि इसमें यथासंभव कुछ समस्या हो सकती है, तो उस समस्या क्या होगी और उसके सुझाव क्या होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो ध्यान रखना है, GS मिल बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं और उसने स्वतंत्रता के बारे में बहुत ही अच्छे विचार दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने व्यक्तिवादी विचार के तौर पे भी जाना जाता है, तो उन्होंने व्यक्तिवाद को भी ज़्यादा महत्व दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम बात करेंगे कि प्रजातंत्र और उसमें दक्षता का समन्वय होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रजातंत्र जिसको हम यहाँ पे लोकतंत्र भी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, इसका मिला जुला रूप है। तो इस प्रजातंत्र में सब लोगों में जो जितना भी अलग अलग टैलेंट होता है, ठीक है ना, योग्यता होती है, वह सभी क्या होती है? समन्वय होती है, ठीक है ना। सबकी योग्यताओं के द्वारा ये शासन व्यवस्था है वो संचालित होती है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। तो अब ये अगर ये प्रश्न आ जाए कि GS मिल ने प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था की जो संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए वो कौन सी पुस्तक में है या उनका कौन सी रचना है उसमें कहा गया, तो आपको ध्यान रखना, मैंने कल बताया था, वापस बता रहा हूँ, प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार, इनकी जो पुस्तक है प्रतिनिधित्वात्मक शासन पर विचार, यानी ये जो रचना है GS मिल की, इसके अंतर्गत उसने प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अच्छे से बताया है, ये आप ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं, तो मिल ने प्रजातंत्रीय और प्रशासनिक दक्षता के तत्वों का समन्वय करने पर बल दिया, और कहा है कि प्रजातंत्र में जिनके अलग अलग योग्यता उन सभी को समन्वय करेंगे तो प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, हम जो चाहते हैं एक अच्छा व्यवस्था हो राज्य में, तो वो संभव होगी अगर सब अपनी योग्यताओं का समन्वय करेंगे, सभी मिलजुल के उस शासन व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। उनके अनुसार विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव का कार्य होता है, जो कानून बनाना होता है। इसलिए यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही अलग आ रही है, उसने कहा कि एक तो विधानसभा, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे क्या है, दक्षता समिति भी हम मान लेते हैं, फिलहाल हमको ये नाम लेते हैं। अब देखो, अभी वर्तमान में हम विधानसभा का काम यही होता है, कानून निर्माण वगैरह, लेकिन GS मिल ने यहाँ पे देखो कहा है कि विधि निर्माण का कार्य अधिक योग्यता और अनुभव वाला होता है, तो इस वजह पर यह कार्य विधानसभा का न होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों की एक छोटी संस्था को दिया जाना चाहिए। यानी कानून निर्माण का जो कार्य है वह एक अनुभवी दक्ष समिति को दिया जाना चाहिए। इस तरह से फिर क्या करेगी कि इनके कार्यों का ये मूल्यांकन करेगी। इस तरह की व्यवस्था है वो GS मिल दी है, ताकि क्या होगा, इसमें जो दक्षता है इनके दोनों के तालमेल से एक बढ़िया शासन व्यवस्था चल सकती है। समझ में आ रहा है? इस पहले जब पॉइंट है इसका ये मतलब है। दूसरा है कि अल्पसंख्यक शासक। अब देखो, हम यहाँ पे किसकी बात करें? प्रतिनिधित्वात्मक, ठीक है ना, जो जनतंत्र की व्यवस्था है। तो प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के हितों की क्या हो सकती है? रक्षा होती है। क्योंकि देखो, प्रजातंत्र है वो सबके लिए होता है और सबके विकास के लिए कार्य करता है, तो जितने भी उस राज्य में व्यक्ति है उन सबका योगदान रहता है। जनसंख्या में ज़्यादा हो या कम हो, सभी का मूल्य वहाँ पे उतना ही है। हर एक व्यक्ति का जो मूल्य है वह कम या ज़्यादा, मतलब 100 1 के बराबर, 100 के बराबर की व्यवस्था यहाँ पे आती है कि मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए हैं। तो यहाँ पे हर एक का इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है
उनको भी लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में काफ़ी महत्व होता है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जे.एस. मिल ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, ये हम बात करें प्रजातंत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की रक्षा के लिए प्रजातंत्र किस तरह की व्यवस्था करता है, ऐसे क्या कार्य करता है, या उस शासन व्यवस्था में ऐसी क्या प्रक्रिया है कि प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है कि सबके द्वारा और सबके लिए, सबके द्वारा और सबके लिए, तो ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में सबके द्वारा सबके लिए न रहकर बहुमत के निरंकुश शासन में परिणित हो सकता है, इसलिए अल्पसंख्यकों के हितों का दमन हो सकता है। हाँ, ये बात भी है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं प्रजातंत्र में तो बहुमत की शासन व्यवस्था होती है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों ने अगर किसी बात को स्वीकार किया है तो कुछ व्यक्तियों की ना के बावजूद भी वो काम हो जाता है। तो यहाँ पे बहुमत की शासन व्यवस्था निरंकुश हो सकती है, तो कुछ व्यक्ति जो जनसंख्या में कम हैं वे पिछड़ जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस कंडीशन में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सबसे पहले 2 सुझाव दिए हैं जे.एस. मिल ने। विधानसभा में स्वतंत्र रूप में निर्वाचित सदस्य, पहला सुझाव दिया इसमें कि विधानसभा में स्वतंत्र रूप में निर्वाचित सदस्य व्यवस्था होनी चाहिए, उनका एक अलग से व्यवस्था रखी जाए, जैसे हम आरक्षण की जो बात करते तो उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों को महत्व देते हुए उनकी सुरक्षा देखते हुए, क्यों जरूरी है ये, क्यों मैं बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रजातंत्र के अंदर बहुसंख्यकों की जीत हो जाती है, निरंकुशता आ जाती है, उनमें तो कुछ बचे हुए लोग हैं वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में है और उनका नुकसान हो सकता है। तो उनके हितों की रक्षा के लिए ही यहाँ पे वापस सुझाव बता रहा है। उन्होंने कहा प्रजातंत्र बढ़िया है लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर सकता है ये। तो दूसरा यहाँ पे है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। दूसरी यहाँ पे बात करता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, यानी जो निर्वाचन की प्रणाली है उसमें हमें आनुपातिक, यानी अनुपातिक जो है, आपको ये पहले मैंने बताया भी दिया था फर्स्ट ईयर में, इस पद्धति के ऊपर पूरा एक लेसन है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि आनुपातिक पद्धति है क्या। तो ये अल्पसंख्यकों के हितों को बराबर दर्जा देती है, उनको राज्य में उनके अधिकार उपलब्ध करवाती है निर्वाचन को लेकर। तो ये व्यवस्था निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था है और ये व्यवस्था है वो अल्पसंख्यकों को काफ़ी हद तक उनके स्थान, उनके हितों की रक्षा के लिए कारगर है। तो ये कहा कि ये तरीका अपनाया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात आती है, मिल इंग्लैंड में प्रजातंत्र के संचालन को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्वाचन की बहुमत पद्धति बहुत अधिक अन्यायपूर्ण है। इस पद्धति में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित होता है। पता ही होगा आज के समय में भारत में भी ये बहुमत वाली व्यवस्था ही चल रही है। तो इस कंडीशन में उन व्यक्तियों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता जिन्हें पराजित उम्मीदवारों को मत दिया था। अनेक निर्वाचित क्षेत्रों में ऐसा होने पर बहुत बड़ा वर्ग प्रतिनिधित्वहीन रह जाता है। और इस संबंध में मिल लिखते हैं, मिल ने कहा कि विद्यमान शासन सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला शासन नहीं है, परंतु यह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व शासन है। और एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? तो यही बात यहाँ पे आती है कि जो प्रजातंत्र है तो उसमें बहुत जब इलेक्शन होता है तो वही जीतता है जिसको ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन जो हार जाता है उसमें कम जनसंख्या वाले लोग होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं, फिर वे सरकार में आ नहीं पाएंगे तो उनका हक उन्हें मिल नहीं पाता है। इस वजह से शासन व्यवस्था में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व व्यवस्था में जो समस्या है उसका सुझाव या निपटारा किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है इसमें निर्वाचन जो होता है तो मतदाताओं के लिए क्या समस्या हो सकती है, उसके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मताधिकार के लिए आवश्यक योग्यता,
जीएस मिल ने यहाँ पे कहा है इस पॉइंट पे आते हुए कि प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में मत देने का अधिकार है, तो उस मत देने के अधिकार की भी कुछ योग्यता डिसाइड होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे अपने भारत की यहाँ पे बात करें तो मताधिकार की एक ही कंडीशन है कि अगर वो एडल्ट है, 18 ईयर्स पूर्ण करता है, तो उसे मत देने का अधिकार हो जाता है बिल्कुल। लेकिन जीएस मिल ने यहाँ पे प्रजातंत्र में कुछ कंडीशन रखी है, और कहा है उस कंडीशन को हम यहाँ पे भी देखेंगे कि किस कंडीशन में क्या ध्यान रखते हुए लोगों को मताधिकार दिया जाए ताकि प्रजातंत्र में अच्छी व्यवस्था बनी रहे। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम वह मतदाता की शैक्षणिक योग्यता पर बल देता है। पहली योग्यता वो बता रहे हैं शैक्षणिक। पहला जो मिल कहता है कि मतदाताओं में शैक्षणिक यानी बेसिक एजुकेशन होना आवश्यक है। जो व्यक्ति, अब यहाँ पे इसलिए अपने तर्क का प्रत्युत्तर करके कह रहे हैं कि व्यक्ति साधारण रूप से पढ़ने लिखने और गणित के प्रश्न करने की योग्यता रखते हैं तो उन्हें मताधिकार दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो नॉर्मली डेली यूज की गणित वगैरह या जनरल नॉलेज अगर उसको पता नहीं है तो उसको मत अधिकार देने का उपयोगी क्या, वह अनयूजफुल होता है। तो यहाँ पे कहा है कि थोड़ा बहुत तो उसको एजुकेशन होना चाहिए, तभी वह अपना मत का सही उपयोग कर सकता है। यहाँ पे फिर आगे कहते हैं कि शैक्षणिक योग्यता के साथ मिल मतदाताओं की संपत्ति विषय पर भी बल देता है। दूसरा, संपत्ति विषयक पर बल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जीएस मिल कहता है कि मताधिकार उनको दिया जाना चाहिए जिनके पास संपत्ति यानी पैसे हो। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है क्योंकि मतदान देने के अधिकार का पैसों से क्या मतलब, लेकिन फिर भी ये इन्होंने यहाँ पे सुझाव दिया है तो किस नज़र में दिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं। तो उसका विचार है कि वे व्यक्ति जिनके पास संपत्ति होती है संपत्तिहीन व्यक्तियों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से आचरण करते हैं। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य की संपत्ति की उचित रूप से रक्षा नहीं कर पाते। यहाँ पे बिल्कुल बात ये कह रहा है कि जो मत दे रहे हैं लेकिन उन लोगों के पास संपत्ति नहीं है तो वे बराबर उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे। यानी जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है तो फिर वे संपत्ति का महत्व नहीं समझ सकते। ऐसा ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि भाई संपत्तिहीन जो व्यक्ति है वह उचित रूप से देश की रक्षा का दायित्व नहीं निभा सकता है। इसलिए कह रहा है कि व्यक्ति है उनके पास संपत्ति भी होनी चाहिए अगर उनको मताधिकार दिया जा सके। वर्तमान में ये संभव नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने ये सुझाव दिया है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है, कम शिक्षित और मूर्ख व्यक्ति देश के सार्वजनिक जीवन पर हावी हो जाए, इसलिए मिल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को अधिक से अधिक मत देने का प्रतिपादन करता है। यहाँ पे ये बात आ रही है और जीएस मिल कहता है कि अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए मतलब हायर एजुकेशन, जो जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ उसको उस अनुपात में मत देने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पे बात थोड़ी हट के आ रही है क्योंकि ऐसा वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिया है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों को अधिक मत प्राप्त होने से ये स्पष्ट करने के लिए उसके द्वारा नागरिकों को वर्गीकृत किया गया और इस वर्गीकरण का आधार मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण है। मिल अपनी इस पद्धति को गुणात्मक मतदान कहता है। ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए कि जीएस मिल ने गुणात्मक मतदान के अंतर्गत क्या कहा। गुणात्मक मतदान का मतलब शैक्षणिक, ठीक है ना, यहाँ पे नैतिक, और हम बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि जो व्यक्ति जितना टैलेंटेड यानी जितना ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा उसको उस अनुपात में मत देने का अधिकार हो, गुणात्मक मतदान कहलाता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। आपको ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट बात आती है, खुला या सार्वजनिक मतदान। जीएस मिल कहता है, जैसे आज वर्तमान में आपको पता होगा मतदान प्रक्रिया कैसी, गुप्त मतदान होता है। कैसे होता है? गुप्त रूप में होता है। लेकिन जीएस मिल प्रजातंत्र के अंदर कहता है सुधार के तौर पे कि मतदान व्यवस्था है वो खुली यानी सार्वजनिक होनी चाहिए, सबके बीच में मत की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ओपन बैलेट। इसके लिए देखिए क्या उन्होंने कहा है। तो मिल गुप्त मतदान का विरोध
करते हुए खुले और सार्वजनिक मतदान को सही ठहराता है। उनके मतानुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग बुद्धिमत्ता, समझ, ईमानदारी के साथ सार्वजनिक रूप में किया जाना चाहिए, खुले रूप में किया जाना चाहिए। इस अधिकार के प्रयोग में गोपनीयता रखना चुपचाप किए जाने वाले अनुचित अनैतिक कार्य के समान है। जीएस मिल कह रहा है कि अगर आप गुप्त रूप में मतदान करें तो इसका मतलब आप चोरी छुपे और अनैतिक रूप में ये काम कर रहे हो, जो गुप्त मतदान कर रहे हो। तो इसलिए मतदान है वो पवित्र कार्य है, तो क्यों ना इसको खुले रूप में किया जा सके। मिल के समान प्रोफेसर ट्रिसी ने भी गुप्त मतदान को कुछ ट्रिक्स कहा है, लेकिन ये ऐसा है कि अगर मतदान जो क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो खुला मतदान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने स्तर पर सुझाव दिए हैं, तो हम आगे उनके कुछ आलोचनात्मक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महिला मताधिकार। हाँ बिल्कुल, तो आप ध्यान रखेंगे कि जीएस मिल ने महिलाओं को मत देने के अधिकार का पूर्ण तरह से समर्थन किया है। क्या किया है? समर्थन किया है। अब ये देखो आज भी है महिला मत देने का अधिकार, लेकिन ये इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जीएस मिल के समय ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। तब उन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार महिलाओं को भी हो, क्योंकि वे भी समाज में भागीदार हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि शासन व्यवस्था है, बहुत बढ़िया शासन व्यवस्था है और उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसको सुझाव के तौर पे उन्होंने ये अपने ओपिनियन दिए हैं। समझ में आया हो क्या? अब हम आगे देखते हैं कि प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था में क्या दोष हो सकते हैं, जो विचार दिए हैं जीएस मिल ने उस अकॉर्डिंग। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक है ना, आप इंपॉर्टेंट अच्छे से ध्यान रखेंगे। सभी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, तो आपको और आगे तक जुड़ते रहना है, क्योंकि अगर आप एंड तक जुड़े रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर जाओगे। डेफिनेटली ये आपको ध्यान रखना है। आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है ना, या कह सकते हैं परीक्षण सही नहीं रहेगा तो आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते, ये बढ़िया रहता अपना वर्ड। क्योंकि आपको ये इसलिए यहाँ पे इस वर्ड का गौर करना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है तो कहाँ पे कौन सा वर्ड सही हो, किस वर्ड का यूज किया जा सके जहाँ से आपको बेहतर मार्क्स की उम्मीद हो, तो वो ध्यान रखना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी आलोचना करते हुए फिर अंततः पहुँचेंगे कि क्या और कौन सी बात है जो बिल्कुल सही भी है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रतिनिधित्वता के बारे में जॉन जीएस मिल ने जो कहा है उसकी आलोचनात्मक परीक्षण में पहला पॉइंट है मताधिकार पर शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध अनुचित। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जीएस मिल ने अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप कंटिन्यू वीडियो से जुड़े हुए थे तो मैंने बताया था कि जीएस मिल कहना चाहता है कि लोगों को मत देने के उधर पे ये ध्यान रखना है कि उनमें शैक्षणिक नॉलेज हो, यानी पढ़े लिखे हो और उनकी संपत्ति भी हो उनके पास। तो जीएस मिल कहता है जो पढ़े लिखे और पैसे है उन्हीं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जबकि व्यवहारिकता पे तौर पे देखें तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि संपत्ति का मत देने से कोई तालमेल नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात कही यहाँ पे। तो मिल के द्वारा मताधिकार पर जो शैक्षणिक और संपत्ति संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं वे सैद्धांतिक दृष्टि से औचित्य न तो औचित्यपूर्ण मतलब सही है और व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा योग्यता के विकास का एक श्रेष्ठ माध्यम है। शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यह भी उचित है कि अनुभवजन्य योग्यता को कोई उचित महत्व नहीं दिया जाए। व्यवहार में यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है कि अनेक बार किताबी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा निरक्षर किंतु अव्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति अपने मताधिकार का भली प्रकार प्रयोग करते हैं। और कभी हमने ये भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि बिना पढ़े लिखे लोग भी मत जो देते हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका रिजल्ट आता है। यानी बिना पढ़े लिखे लोग भी
मत देने के मामले में पढ़े लिखे लोगों से काफ़ी आगे होते हैं। और संपत्ति को लेकर यहाँ पे विवाद खड़ा किया गया है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है ना, पैसों को लेकर के इतना होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया थोड़ी जटिल बताई गई है। फिर कहा है कि अल्पसंख्यक जो है समुदाय, उनके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी इसकी प्रक्रिया जटिल बताइए। कैसे बताइए? जटिल के साथ साथ यह अनुपयोगी भी होती है। क्या होती है? अनुपयोगी साबित होती है। अब किस कंडीशन में, तो ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसके लिए मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है। बिल्कुल सही दिया है। आनुपातिक प्रणाली के इस गुण के बावजूद ये निश्चित रूप से अधिक जटिल और सर्वसाधारण इसे नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे अनुपातिक प्रणाली तो बहुत धैर्य और पैसेंस रखना होगा, क्योंकि इस प्रणाली को बहुत ही जटिल बनाया गया है, तो आम लोगों की समझ में नहीं आ सकता है। और जो आम लोगों के लिए वही व्यवस्था सही है जो सर्वसाधारण और सिंपल हो, ताकि लोग समझ सके। इसलिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जो जीएस मिल ने दी है, तो इसको लागू करना मतलब बहुत मुश्किल या संभव नहीं हो पाता है। फिर जस्ट मैंने बताया था कि मिल कहता है कि गुप्त मतदान ही होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मूल्यांकन करके देखें तो ये बात सामने आती है कि जो सार्वजनिक मतदान है वो उचित नहीं है। मतदान अगर सार्वजनिक देखा जाए तो ये अनुचित कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देश के लिए जब निर्णय लेना हो तो इसके लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनके लिए गुप्त व्यवस्था बहुत सही है, मायनेपूर्ण, व्यवहारिक भी है। अन्यथा व्यवस्था बिगड़ सकती है। लोकतंत्र में ये अव्यवस्था उत्पन्न करता है। किस कंडीशन में, तो ध्यान रखें, सार्वजनिक मतदान को अपना लेने पर प्रजातंत्र न रहकर एक आतंकवादी और वर्गतंत्रीय व्यवस्था में परिणत हो जाएगा, क्योंकि लोग आप सामने ही देखेंगे तो व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी होता है ना कि कुछ निर्णय लेने के लिए गुप्त व्यवस्था यानी गुप्त मंत्रणा करनी जरूरी होती है, इसीलिए इसी तरह से गुप्त मतदान भी आवश्यक होता है। और नेक्स्ट आलोचनात्मक पॉइंट है गुणात्मक व बहुल मतदान। नेक्स्ट जो पॉइंट आया था और आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था गुणात्मक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे जीएस मिल ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं ना, ज़्यादा पढ़े लिखे इनको ज़्यादा वोट देने का अधिकार हो। लेकिन लोकतंत्र में अगर ऐसा किया जाए तो मत की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अव्यवहारिक है, गुणात्मक मतदान अव्यवहारिक है। इस तरह से तो लोकतंत्र का औचित्य खत्म हो जाएगा। व्यक्तियों को फिर वो तुलनात्मक मतलब गुणात्मक रूप में देखा जाएगा। उनके मत की वैल्यू है वो बराबर नहीं रहेगी कि एक व्यक्ति एक वोट होना चाहिए, तो ये वहाँ पे उनकी वैल्यूएशन खराब हो जाती है, क्योंकि व्यवहार में इसे अपनाने में बहुत कठिनाई आ सकती है। कम और अधिक राजनीतिक योग्यता की बात करना तो सरल, लेकिन इसका कोई औचित्य आधार ढूंढ लेना भी अपने आप में सही नहीं कि किस व्यक्ति को ज़्यादा वोट दिया जाए, ये भी डिसाइड नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ समझ के आप प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जीएस मिल के सुझाव और उसके बाद उसका आलोचनात्मक प्रश्न। तो अब आप ध्यान रखना जीएस मिल की क्या इंपॉर्टेंस है जो राजनीति को दी गई है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जीएस मिल की 4 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो राजनीति में हम देन कह सकते हैं उनकी। पहली है उपयोगितावादी सिद्धांत में नैतिक भावना का मिश्रण कर उसने कांट के समान ही मानव व्यक्तित्व को मान्यता दी और नैतिक उत्तरदायित्व से उसका संबंध भी स्पष्ट किया है। तो मानवीय संबंधों में नैतिकता का ये जो दृष्टिकोण है बहुत अच्छे से उन्होंने कहा है और ये बहुत अच्छे से ये बात अपने विचारों में रखी है, ये अच्छा काम बताऊँगा। दूसरी बात, उन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को स्वयं से अच्छा बताया है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को स्वयं से अच्छा बताया है। स्वयं से अच्छा बताने से क्या होगा कि सामाजिक व्यवस्था सही होगी, और ये उनका प्रयास अच्छा रहा था। स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं वरना सामाजिक अच्छाई है। बिल्कुल ये जीएस मिल की देन है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता है वह व्यक्तिगत नहीं सामाजिक
हित में और एक अच्छाई है। सामाजिक हित में स्वतंत्रता सबके लिए फायदेमंद रहती है। ये उनके प्रयासों से ऐसा हो पाया है। किसी प्रकार के दमन से व्यक्ति को नहीं वरन समाज को हानि पहुंच सकती है। इसलिए स्वतंत्रता वो सामाजिक हित में होनी चाहिए। और स्वतंत्रता समाज में उदारवादी राज्य का कार्य नकारात्मक नहीं सकारात्मक होना चाहिए। और इस सकारात्मक दृष्टिकोण उनके प्रयासों से ही है। तो अब हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन उससे पहले आप रखना है ध्यान कि अगर आपको कुछ रह जाता है इसमें कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में करना आपका है काम, और लाइक शेयर करना भी है आपका काम, क्योंकि आप जब इससे जुड़े हैं तो आप इस विचार और इस वीडियो को आगे तक फैलाएंगे, ताकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।